हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा फ्रिक्शन चैप्टर में टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। यहाँ पे हमारे पास में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास में एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 3 kg का ब्लॉक है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.3 है, और ग्राउंड और 5 kg के ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और 5 kg के ब्लॉक के ऊपर हम 32 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये हमको कंडीशन दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा और दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअली एक्सेलरेशंस कितने कितने होंगे, ये हमको बताना है। तो आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में टोटल 4 स्टेप्स हैं, और ये 4 स्टेप से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास में 3 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा है 5 kg के ब्लॉक के कारण। लेट्स से हमने उसको बोल दिया N1, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, m क्योंकि 3 है तो ये हो गया 3g, और फ्रिक्शन 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर आ रहा होगा आगे की डायरेक्शन में। ये आगे के डायरेक्शन में क्यों आएगा ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। और क्योंकि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 5 kg वाले ब्लॉक के कारण फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में है, तो उसी के रिएक्शन में 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे की डायरेक्शन में। और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा होगा ग्राउंड से, लेट्स से वो N2 है, नीचे के डायरेक्शन में 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा 5g mg यानी कि, और नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा N1 जो कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कांटेक्ट आ रहा था 5 kg वाले ब्लॉक के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी का रिएक्शन है 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर 32 न्यूटन का फोर्स है। ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आगे क्यों आया। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। पहला मेथड है कि आप मान लो कि ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता दोनों ब्लॉक्स के बीच में, तो क्या होता कि 5 kg वाला ब्लॉक जो है वो 3 kg वाले ब्लॉक के नीचे से सरक जाता, और 3 kg वाला ब्लॉक बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होता। और जब पूरा का पूरा ब्लॉक 5 kg वाला 3 kg वाले ब्लॉक के नीचे से पूरा सरक जाता, तो 3 kg वाला ब्लॉक सिंपली नीचे गिर जाता, है कि नहीं। तो यानी कि अगर 5 kg और 3 kg वाले ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता तो 3 kg वाले ब्लॉक का कोई मोशन ही नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं होता। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उसी के कारण 3 kg वाला ब्लॉक आगे जाना चाहेगा 5 kg वाले ब्लॉक के साथ में। तो यानी कि 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आ रहा होगा आगे की डायरेक्शन में, और यही हमने शो किया है राइट डायरेक्शन में 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर शो किया हुआ है। और 5 kg वाले ब्लॉक के कारण अगर 3 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे आ रहा है, तो 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमारे पास में आ गया। फ्रिक्शन के डायरेक्शन को समझने के लिए एक और मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। ये वो मेथड है स्टूडेंट्स जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है। इसको मैं कहता हूँ इनविजिबल थ्रेड मेथड। ये मेरा ही डेवलप किया हुआ मेथड है। इससे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन आसानी से निकल आता है। तो ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि आप क्या करो कि 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के बीच में वर्टिकल इनविजिबल थ्रेड्स मान लो। आप इसमें ऐसा मान लो कि पहले ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में कुछ थ्रेड्स बंधे हुए थे जो कि वर्टिकल थे। अब आपने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाना चालू किया, तो ये थ्रेड्स क्या होंगे? ये थ्रेड्स ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। और अगर ये थ्रेड्स टेढ़े हो जाएंगे तो 3 kg वाले ब्लॉक को तो खींचेंगे राइट डायरेक्शन में, और 5 kg वाले ब्लॉक को खींचेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। ये इनविजिबल थ्रेड्स के जैसा ही होता है कुछ फ्रिक्शन। तो अगर आप 5 kg वाले ब्लॉक को आगे लेके जाओगे तो फ्रिक्शन 3 kg वाले ब्लॉक पे आगे आ जाएगा। ये आप इनविजिबल थ्रेड्स की एनालॉजी से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो मेथड हो गए जिससे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लिया। तो ये तो था हमारा स्टेप 1 जिसमें हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया दोनों बॉडीज का। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या होता है किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर, कि आप जो दो बॉडीज आपको दी हुई हैं आप उन दोनों को साथ में चलता हुआ मान लो। तो स्टेप 2 है एज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। देखो, यहाँ पे हमारे पास में केवल दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या दोनों अलग अलग चलेंगे। जब भी हमारे पास में केवल दो पॉसिबिलिटीज हो किसी भी क्वेश्चन में, और हमें उसमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को प्रूव या डिस्प्रूव करना हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये कैसे काम करता है कि आप किसी भी पॉसिबिलिटी को सही मान लो और उसके साथ में आप आगे बढ़ो। अगर आप किसी डेड एंड पर या फिर कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाते हो तो आप कंक्लूड करोगे कि जिस पॉसिबिलिटी को आपने सही माना था वो सही नहीं थी, वो गलत थी। और अगर आप सक्सेसफुली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो एक पॉसिबिलिटी को सही मान करके, तो आप बोलोगे कि वही पॉसिबिलिटी सही थी, दूसरी पॉसिबिलिटी गलत रही होगी।
तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज़ हों और उसमें से एक ही सही हो। तो एक सही है तो आप क्या करो कि एक पॉसिबिलिटी को सही मान लो, उसके साथ में आगे बढ़ो। अगर सही चलते आए सब कुछ और आपके आंसर्स आ जाते हैं, सब कुछ स्मूथ रहता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता, तो आप बोलोगे कि आपका एजम्पशन सही था, कि आपने पहली पॉसिबिलिटी को सही माना। और अगर आप किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाते हो तो आप बोलोगे कि पहली पॉसिबिलिटी गलत है, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी सही रही होगी, तो फिर हम दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को साथ में चलता हुआ मान लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर हम किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था कि दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता तो हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन सही था, यानी कि दोनों ब्लॉक साथ में ही चल रहे होंगे। तो ये अप्रोच रहती है टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि रियली में दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 में एज्यूम कर लिया कि लेट से दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो हमने मान लिया साथ में चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, तो लेट से इनका कॉमन एक्सेलरेशन AC है। ठीक है, अब हम कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स हमको दिया हुआ है 32 न्यूटन का, टोटल मास हमारे पास में है 3 + 5 8 kg, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाता है एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमको पता है कि 3 kg वाला ब्लॉक जो है वो तो केवल फ्रिक्शन के कारण ही चल रहा होगा। ठीक है ना, तो 3 kg वाले ब्लॉक का हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम अवेलेबल है। तो यानी कि ये जो एक्सेलरेशन आया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 3 kg ब्लॉक के पास में, ये फ्रिक्शन के कारण ही आया होगा। तो इससे हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन एक्सेलरेशन जो कि 4 है, तो 3 × 4 12 न्यूटन हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स आ गया। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब हम इन दोनों को साथ में चलता हुआ मान रहे हैं तो फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्टैटिक ही रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जो हमने फ्रिक्शन निकाला है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक को साथ में चलता हुआ माना है। तो ये हमारे पास में आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये डेटा को एनालाइज करके चेक करते हैं कि रियली में दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या हमारे पास में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये चीज़ हम स्टेप 3 में चेक करते हैं। तो स्टेप 3 के अंदर हम देखते हैं कि एनालाइज द डेटा एंड चेक इफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और सेपरेटली। ये हम कैसे चेक करते हैं, हम देखो हमने ये तो निकाल ही लिया है कि अगर हम दोनों ब्लॉक को साथ में चलता हुआ माने तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। हमने ये भी निकाल लिया है कि दोनों ब्लॉक को अगर आप साथ में चलाते हो तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 12 न्यूटन की होगी। ठीक है, अब हम ये निकालते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो आ सकता है वो आ सकता है μn1। हमको पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू μn1 होती है। तो म्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 0.3 और n1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3g। तो यहाँ से हमारे पास में आ गया 9 न्यूटन। अब देखो जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो तो है 12 न्यूटन, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो है 9 न्यूटन। तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एफ ग्रेटर देन एफ मैक्स, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि जितना फ्रिक्शन आप यूज कर रहे हो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि ये कॉन्ट्रडिक्शन पे आ गए हम लोग। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टेप 2 में जो हमने ये माना था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ये हमारा एजम्पशन गलत था, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो इस तरीके का दिखता है कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि हमने दोनों ब्लॉक को साथ में चलता हुआ माना और हमें कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गए, तो यानी कि हमारा एजम्पशन गलत था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। यानी कि दूसरा जो पाथ होगा जिसपे दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे, यानी दूसरा जो पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे, वो वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। तो कंक्लूजन हमने लिख दिया, कंक्लूजन बोथ ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर, जो ब्लॉक्स हैं वो साथ में नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास में कंक्लूजन आ गया कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक अगर साथ में नहीं चल रहे होंगे तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और हमको दोनों के फिर अलग अलग एक्सेलरेशंस निकालने पड़ेंगे। तो यही काम हम स्टेप 4 में करते हैं। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करते हैं, हमको डिपेंडिंग ऑन द कंक्लूजन फाउंड इन स्टेप 3 में हमको क्या कंक्लूजन मिला है उसके बेसिस पे हम स्टेप 4 में काम करते हैं। अगर स्टेप 3 में हमको पता लगता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर स्टेप 3 में हमको पता लगता है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो काइनेटिक होगा और दोनों के एक्सेलरेशन फिर हमको अलग अलग निकालने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट फॉर बोथ द ब्लॉक्स। तो ये स्टेप 4 में हम करते हैं। अब क्योंकि हमको स्टेप 3 में पता लग गया है कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे तो हम स्टेप 4 के अंदर इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे केस के अंदर क्या हो रहा है, इन आवर केस ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग टुगेदर।
तो हम यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 3 kg वाला ब्लॉक और 5 kg वाला ब्लॉक का, तो वो कैसा दिखेगा? इनके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। FRK का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन आ रहा होगा आगे काइनेटिक, और 5 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन पीछे आ रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू सिंपली म्यू एन ही होती है, जहाँ पर म्यू जो होता है वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। और क्योंकि यहाँ पे हमको एक ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि स्टैटिक और काइनेटिक का बराबर है। तो हम यहाँ पे FRK काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू N1। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3 इंटू N1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू जी, तो ये आ गई 9 न्यूटन। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि फ्रिक्शन हमको निकालना था और हमको पता है दोनों ब्लॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 9 न्यूटन ही आ जाएगी, क्योंकि हमने ये तो कैलकुलेट कर ही लिया था कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू N1 होती है, मतलब म्यू एन होती है, तो वो यहाँ पे हमारे पास में आ गई 9 न्यूटन। अब फ्रिक्शन अगर हमारे पास में अवेलेबल हो गया तो हम दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो लेट्स से A3 जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक है, तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स केवल हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन ही लग रहा है, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास में आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, और फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg वाला ब्लॉक कितना होगा? वो हो जाएगा A5 इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, टोटल मास मतलब टोटल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना फोर्स है हॉरिजॉन्टल में? 32 माइनस FRK, तो 32 माइनस FRK डिवाइडेड बाय मास, तो ये हमारे पास में आ गया 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5, और ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया 23/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड दीज आर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। फ्रिक्शन भी निकाल लिया हमने, एक्सेलरेशन भी निकाल लिए दोनों ब्लॉक्स के। तो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। तो देखिए, किसी भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। दूसरा स्टेप है ये एज्यूम कर लीजिए कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप ये निकाल लीजिए कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फिर फ्रिक्शन कितना आएगा। तीसरे स्टेप में आप ये कैलकुलेट कीजिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना आ सकता है, और फिर जितना फ्रिक्शन हमने स्टेप 2 में निकाला है और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने स्टेप 3 में निकाला है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। अगर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, यानी कि जितना फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स को साथ में चलता हुआ मानने पर आ रहा है, वो फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे होंगे, तो यानी वो अलग अलग चल रहे होंगे। और अगर जितना फ्रिक्शन हमने स्टेप 2 में निकाला वो फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम आता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। यानी कि हम बोलेंगे कि हमारा अजम्पशन करेक्ट था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमको दिखता है कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, यानी कि दोनों ब्लॉक अलग अलग चल रहे होंगे। फिर स्टेप 4 पे हम आते हैं। स्टेप 4 में डिपेंडिंग ऑन द केस कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं अलग चल रहे हैं, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पे हमने पाया था कि दोनों ब्लॉक क्योंकि अलग अलग चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसके बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन की। इन स्टेप्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स आप किसी भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। हम आने वाले वीडियोस में मिलेंगे और भी नई प्रॉब्लम्स के साथ में और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ में। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून। थैंक यू।